अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नए ब्लॉग के साथ आपकी होस्ट आमना उस्मान। और आज मेरे साथ एक नहीं बल्कि दो बंदे हैं। आपको मैं अपने ब्लॉग में हमेशा किसी एक बंदे से मिलवाती हूँ, लेकिन आज मेरे साथ मौजूद है सऊद अहमद, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, और आसिफ शहजाद, जो कि कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं और साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, और साथ ही साथ ये डिफरेंट वेबसाइट्स को भी डेवलप करते हैं। और आज हमें ये दोनों बहुत इंफॉर्मेटिव किस्म की गुफ्तगू हमारे साथ करने वाले हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं आसिफ, मैंने आपके एक लेक्चर में सुना कि आप लोगों को पैसे कमाने के तरीके बताते हैं। क्या तरीका है कि आपने कहा कि लोग पैसे कमा सकते हैं, बचत नहीं करनी चाहिए, सेविंग नहीं करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कमाना चाहिए, वो क्या था? मुझे उसके बारे में कुछ बताएं। जी, पहले तो थोड़ी सी ना इसमें इंट्रोडक्शन कर लें कि ये जो है ना बचत नहीं करनी चाहिए। अच्छा। ये बात ऐसे नहीं हुई थी। मैंने अच्छा, कहा था बचत कि करनी बचत चाहिए। चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस बचत करने पे करें तो वो सोल्यूशन नहीं है। ठीक आप है। बचत करने के साथ साथ यानी कि आप समझें कि एक और काम है कि अपनी अर्निंग को इंक्रीज करने पे ज़्यादा फोकस करें। हमारे आमतौर पर ये करते हैं कि जो काम कर रहे हैं रूटीन में उसी काम पे लगे रहते हैं और चाह रहे हैं उसी में इनकम इंक्रीज हो जाए। नहीं, लेकिन अब आपको मैं इस तरह बताती हूँ कि मैं दो नौकरियां करती हूँ। एक नौकरी मैंने की तो मुझे नहीं गुजारा होता था, मैंने फिर एक और नौकरी शुरू कर दी कि शायद इससे बेहतरी आ जाएगी। लेकिन अब जब महंगाई हो जाए, मैंने तो अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर दिया, अब उसके बाद जो महंगाई हो गई है उसमें मैं कैसे गुजारूं? देखिए, उसकी वजह एक बड़ी अहम है, वो ये कि जो आपकी जॉब की इनकम होती है ना, वो फिक्स इनकम होती है। वो जब बढ़ती है ना, वो एक बड़े नॉर्मल रेशियो से बढ़ती है और वो रेशियो जो है वो इन्फ्लेशन ही उसको खा जाती है। ऐसे ही अगर आप फर्ज करें 2 नौकरियां करती हैं, कोई भी बंदा करता हाँ। है, तो वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, जैसे भी आपने 1.5-2 सालों में देखा है यहाँ पे क्या हालात हुए हमारे। पहले 5% था, अब शायद मेरे ख्याल में 49% के करीब हो गया। 3-4 महीनों में देखेंगे तो इतना ही हाँ। है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम है। लेकिन द पॉइंट है वो ये है कि आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है वो दूसरी जॉब में नहीं लगना चाहिए। वो किसी ऐसी स्किल को सीखने पे और उसकी सर्विस देने पे लगना चाहिए जो आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकें। जैसे कि आप फ्रीलांस कर सकें, जैसे कि आप बिजनेस सेटल कर सकें। कोई यानी कि आपका सेकंड जो काम है ना, वो जॉब नहीं होनी चाहिए। नहीं, लेकिन वो जो फिर आपकी अगर कोई कहीं से इनकम आ रही है, वो आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, तो वो इनकम कहाँ से आएगी? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ उसका तरीका है। वो ये कि आपको हर वक्त में डिफरेंट स्किल्स की डिफरेंट डिमांड होती है। ठीक है। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप उन स्किल्स को आइडेंटिफाई करें जो आजकल के टाइम में ज़्यादा रिवार्डिंग है। लाइक ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग है, इसकी बहुत डिमांड है दुनिया में, पाकिस्तान में भी। ठीक है। इसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, इसकी भी बहुत डिमांड है। यानी कि ये 2 स्किल या इनमें से एक स्किल भी आपको अच्छी आती है। डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ के अलावा जो थर्ड स्किल है, जैसे आर्टिकल राइटिंग का काम है, उसमें आपको 2 काम आने चाहिए। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और आपको बेसिक रिसर्च करनी आनी चाहिए, ताकि कोई भी टॉपिक आपको मिले आप उसके ऊपर रिसर्च करके एक अच्छा कंटेंट। नहीं, लेकिन अगर किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है तो उर्दू में नहीं आप ये कर सकते हैं। लेकिन देखिए बात होती है डिमांड और सप्लाई को हमें देखना होता है। हाँ। उनके कंटेंट पाकिस्तान में पब्लिश करेंगे, पाकिस्तान में जो आपको रेट्स मिलते हैं ना इनके, फर्ज करें आप गूगल के लिए काम करते हैं, पब्लिशर हैं, आप एडसेंस से रेवेन्यू आपका आता है, तो पाकिस्तान में रेट्स उसके कंपैरेटिवली कम है। तो फिर आपको बहुत अच्छा कंटेंट, कोई न्यूज़ या कोई ऐसी चीज़ें पैदा करनी पड़ेगी जो जिसको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आए तो आपको इनकम मिले। अच्छा, कंटेंट राइटिंग की कहाँ पे ये लगाई जाए? देखिए, कंटेंट राइटिंग जो है ना, वो आप किसी डिमांड की बेस पे करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ई-कॉमर्स स्टोर है, आप उसके लिए जब एसईओ करेंगे तो आपको उसके लिए कंटेंट या आर्टिकल लिखने पड़ेंगे। तो अगर आप इंटरनेट पे जाएं, जो फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स हैं जैसे fiverr.com है, अपवर्क है, टॉप टैलेंट है, मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आपको ना वो बता देते हैं कि हमें किस एरिया का राइटर चाहिए। ठीक है, या जनरल भी अगर हो तो आपको आइडिया हो जाता है, अपनी स्किल्स आप वहाँ पे लगा सकते हैं। तो खैर हम बात कर रहे थे कि एक्स्ट्रा अर्निंग कैसे बढ़ाएं। तो मैं ये कहना, जो समरी सारी बात की वो ये है कि नंबर ऑफ जॉब्स इंक्रीज करके आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। आपको एक अपनी मैंडेटरी जॉब रखनी है, कोई भी जो आपकी जरूरत पूरी करे, और जो बाकी का टाइम है वो आपने कोई ऐसी स्किल को सीखना है जो ज्यादा रिवार्डिंग है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। अच्छा, वहाँ मेरा एक सवाल था, आपने मुझसे ये कहा कि जो मतलब लाइक हम एक और जो जॉब है उसको छोड़ दें, तो वो जो जॉब छोड़ दें, जो उसके पैसे आ रहे थे वो नहीं आ पा रहे, घर नहीं चल रहा, उसके लिए क्या किया जाए फौरी तौर पे? देखिए, वो एक फिर उसके लिए कोई फाइनेंशियल रूल है? बिल्कुल, ये एक ऑप्शन होती है। लेकिन हमारे ना सर्कल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारा एक अच्छा रिलेशन होता है, वो हमें जानते होते हैं और हमारी एक्सपर्टीज को भी जानते होते हैं। ठीक है, आप सोचे ना कि 5-7 लोग कौन से हैं जो आप पे ट्रस्ट करते हैं और जो आपको अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी क्या स्किल्स हैं, तो आप उनके साथ जो है ना वो कोलैबोरेट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जो 2 बेहतरीन ऑप्शन मेरे ज़हन में आती हैं वो ये है कि पहला तो आप कोई इन्वेस्टर ढूंढ लें, ठीक है, जो आपको कहे कि अच्छा जी मैं आपको 6 महीने या साल के लिए एक प्रोजेक्ट में या ट्रेनिंग में जो भी आपने काम कर उसमें फंड करूंगा और इसके रिस्पॉन्स में आप मुझे ना जो भी आप काम करेंगे उसमें इतने अरसे तक कोई मुझे बेनिफिट देंगे, मिसाल के तौर पे। दूसरा ये हो सकता है कि आपके पास कोई सेविंग है और बजाय इसके कि सेविंग को किसी
मतलब डेट एसेट या वो एसेट जो इसने सालों बाद 20-30% बढ़ना है या गोल्ड लेके रखना है, तो इन चीजों पे लगाने की बजाय उस एसेट को अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दें, अपना ही एसेट अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दें। गोल्ड है वो कर दें, कोई शॉप है कोई 2-4 लाख रुपए की 10 लाख की, वो बेच के उसको अपने ऊपर लगा दें। लेकिन इन्वेस्ट करना है ना, तो अपने ऊपर क्यों ना करें, सबसे पहले तो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दें। ये मेरे ख्याल से दूसरी ऑप्शन ये है। तीसरी ऑप्शन ये है कि जो हमारा वक्त होता है ना, उसको बेहतरीन कैपिटलाइज करना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है, उसको सोचना। तो एक ऑप्शन ये भी होती है कि अगर कोई इदारा है वो आपको फर्ज करें आपको कोई छुट्टी मिल जाती है, वहाँ से लीव मिलती है, ठीक है, तो पेड है या अनपेड है, तो आप वहाँ से थोड़ी सी लीव लेके अपने किसी काम पे फोकस कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं उतने टाइम के लिए उस स्किल को सीख एग्जैक्टली उसको सीख। तो देखिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप देखते हैं कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो क्या है। लेकिन जो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो कभी नहीं करनी, वो ये है कि नंबर ऑफ जॉब्स को ज्यादा करके इनकम नहीं बढ़ानी। वो ज्यादा करेंगे तो आपका टाइम वो सारा खा जाएगी, वो एक फिक्स इनकम होगी। आप एट द एंड देखेंगे कि जो आपने एक्स्ट्रा पैसे कमाए भी ना, वो आपकी किसी न किसी जरूरत के अंदर और लग जाते हैं। तो जो इनकम के अंदर इंक्रीज है वो एक्चुअली होता ही तब है जब आप किसी इंडिपेंडेंस के अंदर आते हैं, जब कोई अपना बिजनेस करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, कुछ किस्म की एक्टिविटी करते हैं, तो फिर आपको वहाँ से सस्टेनेबल इनकम मिलती है जो आपको हेल्प करती है बाद में एक इंडिपेंडेंट बिजनेस वगैरह करने में, जॉब छोड़ने में, जो भी आपकी प्रायोरिटीज हैं। तो ये मेरे ख्याल से है। और देखिए इसमें इससे भी पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ, वो क्या है, ये सब की मोटिवेशन क्या है। देखिए हम जो काम कर रहे होते हैं ना, वो अगर हम उसके ऊपर कन्विंस्ड नहीं है ना, तो वो काम करने का मजा भी नहीं आता। तो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इसलिए नहीं होती कि बंदों को पैसों का बहुत क्रेज है, अमीर होना चाहते हैं, ठीक है वो होना चाहता है तो वो बुरी बात भी नहीं है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आप जब आप फाइनेंशियली फ्री होते हैं तो आप उन एरियाज पे काम करते हैं सोसाइटी के जो आपको लगता है कि वो वर्थ डूइंग है, वो नहीं मतलब होने अगर आपने ना किए तो वो काम क्या है वो डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस क्या है। हो सकता है अगर आपका जर्नलिज्म से रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो आपको इसमें कोई काम आपकी ज़हन में हो कि अगर मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो तो मैं फलाने मौजूद के ऊपर जो है ना वो अपना सारा काम करूँगी। अगर मैं यानी कि टीचिंग से रिलेटेड हूँ तो मेरा ये होता है कि नहीं अगर मुझे ये ना हो तो मैं फलानी चीज़ों को फ्री में पढ़ा के जो है ना इतना मैन पावर डेवलप। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि आपने माशाल्लाह से बातें बहुत अच्छी की हैं, माशाल्लाह प्रोफेसर हैं तो ऑब्वियसली आप कन्विंस भी कर लेते हैं। हमें ये बताएं कि डिसीजन मेकिंग कैसे करनी चाहिए। मतलब मुझे ये लगता है कि मैं इतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले पाती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कि मेरा गुजारा नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए इससे मामला। देखिए जो डिसीजन मेकिंग है ना, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है डिफरेंस पढ़ने से या जो भी कह लें अपने काम करने से, वो ये है कि ये ना प्रायोरिटीज से ड्राइव होती है कि हमारी ज़िंदगी में तरजीहात क्या है। तो जैसी मेरी तरजीहात होगी मुझे उसके मुताबिक फैसला लेना आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर एक जॉब है वो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है, एक मिसाल से समझा रहा हूँ, इसी में ना इसको मैप कीजिएगा, आप अपनी लाइफ में देखिएगा कि आपकी लाइफ में ये बात कैसे एप्लीकेबल है। अगर एक जॉब है वो मेरे 12 घंटे ले लेती है और मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैंने अपनी फैमिली को भी एक क्वालिटी टाइम देना है, तो आप देखिए आपके लिए फैसला करना आसान हो गया कि भाई वो जॉब जो मेरी 12 घंटे लेती है मुझे वो नहीं करनी, क्योंकि अगर उसका कोई सब्स्टिट्यूट तो मैंने कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना है जो मेरा टाइम कम ले और मुझे फाइनेंशियली इतना वो सपोर्ट करे कि मैं अपने मामला को रन कर सकूं। इनके पहला पॉइंट ये है कि आपकी लाइफ में तरजीहात बहुत वाज़ेह होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई मेरे लिए दीन कितना है, मैं मेरे लिए दोस्त कितना है, मैं फैमिली बच्चे कितना है, मैं लाइफ पार्टनर कितना है, मैं और मेरी अपनी जो ठीक है बंदे का अपना वजूद भी तो है ना, मेरी सेहत का ख्याल रखना, अपनी एक्सरसाइज जो भी। अगर आपकी तरजीह होगी अपनी सेहत का ख्याल करना, ठीक है, या इबादत जो भी मतलब करना, तो फिर ही आप उसके मुताबिक बाकी चीज़ों को सेट करेंगे। कि मेरे ख्याल से ये जो है ना मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे इसमें लगता है वो ये कि देखिए हम बेशक एक खुदा की इबादत करते हैं, एक खुदा को मानते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो हम जैसे अल्लाह ताला कुरान में भी कहते हैं ना कि क्या तुमने ऐसे शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को ही खुदा बना लिया है। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ख्वाहिश नफ्स को खुदा कह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जिसकी बंदगी करते हैं ना, जिसकी बात मानते हैं वो खुदा होता है। सदा से में बात करें अगर कोई बंदे ने अपने नफ्स को ही खुदा बनाया हुआ है तो अब उसके डिसीजन भी वहीं से आएंगे ना। वो जो भी करेगा वो कहेगा अच्छा मेरी ये काम मेरी फलानी नफसानी ख्वाहिश को पूरा करता है तो वो कोई फैसला कर लेगा। बड़ा फैसला करने से डरते हैं हम। एग्जैक्टली इसी तरह हो सकता है किसी बंदे ने जो खुदा है ना वो अपने लाइफस्टाइल को बनाया हो, उसके नजदीक लाइफस्टाइल इतनी बड़ी चीज हो कि उसे लगे कि अगर मैंने ये लाइफस्टाइल छोड़ दिया ना, मतलब आप साल दो पे जो कहीं घर में रह रहा है, कोई फैमिली है, कोई ब्रांड्स को पहनता है, कोई खास ब्रांड की गाड़ी चलाता है, अगर उसने अल्लाह ताला ने अगर उसको ये फर्ज करने का रिजल्ट दिया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो चीजें उसकी लाइफ में हडल क्रिएट कर रही है और वो फिर भी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, लेकिन उसने उसको इतना हाई इंपॉर्टेंस दे दी है कि खुदा के लेवल की कि भाई नहीं ये काम मैंने इसलिए करना है कि ये मेरा लाइफस्टाइल मुझसे रिक्वायर करता है, तो इसका मतलब है कि अब वो खुदा उसके लिए वो खुदा का दर्जा इख्तियार कर, ये नहीं करना चाहिए।
एग्जैक्टली देखिए, मैं आपको लिस्ट करवाना चाह रहा हूँ थोड़ी सी ना, जैसे मिसाल के इन तौर पे मुद्दों को तोड़ देना चाहिए। एग्जैक्टली आपके दोस्त हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं यार इससे तो मैंने वो काम नहीं करना जिससे मेरी जो है ना वो फ्रेंडशिप जो है ना वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, तो इसका तो उसने फ्रेंडशिप को खुदा बनाया हुआ है। तो आप पहले आइडेंटिफाई करें कि आप लाइफ में प्रैक्टिकली किसको खुदा बनाया है आपने, क्या वो अल्लाह को खुदा बनाया है या आपने अपने नफ्स को बनाया है, अपनी सोचों को बना लिया है, फ्रेंड को बनाया है, सोसाइटी को बनाया है, फैमिली ट्रेडिशन को बना लिया है, किसको खुदा बनाया है? मेरे ख्याल से अगर बंदे की तरजीहात ठीक हो कि प्रैक्टिकल चीज की ज्यादा है और दूसरा उसको पता हो कि मैं किसका बंदा किसका हूँ, मैंने किसकी माननी है, तो फिर ऑटोमेटिकली उसका जो अगला स्टेप है वो वाज़ेह हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि मैंने आगे ये काम करूंगा ना तो ये मेरा उस रोड मैप को हेल्प करेगा जहाँ मैं पहुंचना चाहता हूँ। अगर बंदे को पता ही नहीं है मैंने कहाँ पहुंचना है तो वो क्या फैसला करेगा? वो उसका सारे फैसले सही भी होंगे, गलत भी। सही इसलिए कि उसने कहीं जाना ही नहीं है और गलत इसलिए कि वो कहीं जा भी नहीं सकता। बहुत ज़बरदस्त बात की इन्होंने कि वाकई हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को जो है ना वो अपना गॉड बनाया हुआ होता है। और हमारे साथ सऊद मौजूद है। सऊद को मेरे ख्याल में इस वक्त जो है ज़ुकाम शुरू हो गया और सऊद बहुत सारी चीज़ें हम जो है वो साइबर से रिलेटेड आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे लेना चाहते हैं। पहले भी मेरा आपका इंटरव्यू हुआ, उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की। मुझे ये बताएं, जब मैं व्हाट्सएप खोलती हूँ या मैं प्ले स्टोर को यूज़ करती हूँ तो साथ ही उसके अंदर आ जाता है कि आप ये वाली जो ऐप है ये पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं या अभी इस थोड़ी देर के लिए एक्सेस दे दें या जो भी इस तरह एक्सेस मांगी जाती है मेरी पिक्चर्स की, मेरी वीडियोस की, मेरे सारे डाटा की, क्या मुझे ये दे देनी चाहिए? एक्चुअली पहले ऐसा नहीं था। GDPR एक बिल आया था, उसके बाद इनको बाउंड किया गया था ऐप्स को और कंपनीज को कि आप यूज़र का जो डाटा जो है एक्सेस कर रहे हैं उनको कम से कम जो है उसको बताया जाए। जैसे कुकीज़ की पॉलिसी थी वेबसाइट्स के लिए कि वो ब्राउजिंग डाटा जो है वेबसाइट्स यूज़ करती थी कि आप कोई वेबसाइट खोल रहे हैं तो आपका ब्राउजिंग डाटा जो है वो यूज़ करके तो मार्केटिंग और दीगर स्टैटिक्स में वो यूज़ करते थे। तो उसके बाद जो है ये बताया जाएगा कि हम ये चीज़ें आपकी जो है वो यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद फर्दर तो था लूप होल थे जिसके बायस जो है वो चीज़ें यूज़र्स की जो थी वो चोरी हो जाती थी, उनके ऊपर साइबर अटैक्स में जो था वो हैकिंग में उनका डाटा जो था कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता था। उसके बाद जैसे जैसे जो वर्जन्स थे एंड्रॉयड के वो बढ़ते गए तो उन्होंने फिर ये जो आपका सवाल है कि पूछा जाता है कि अगर आपने गैलरी तक या लोकेशन तक एक्सेस देनी है उसको एक आपके फर्मवेयर की तरफ से एक उसको मुश्किल बनाने के लिए थोड़ा सा आपको राइट्स देने के लिए ये किया जाता है कि ये जो ऐप है ये एक्सेस मांग रही है आपकी गैलरी तक, तो आप इसी दफ़ा एक्सेस देना चाह रहे हैं या फिर परमानेंटली क्या दे देनी चाहिए एक्सेस? आपको क्या ये डिपेंड करता है। देखिए बहुत सारी ऐप्स हैं जिनको आप यूज़ ही नहीं कर सकते एक्सेस दिए बगैर, तो आप फिर उसको क्या करेंगे? वो आपको देनी पड़ेगी या तो फिर ऐप इंस्टॉल नहीं करेंगे। देखिए अगर आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप एक्सेस ही नहीं देते लोकेशन तक, तो आप लाइव लोकेशन नहीं। लेकिन क्या कोई तरीकाकार है कि अगर हम चाहें हम एक्सेस ना देना चाहें? उसका तरीकाकार सिर्फ आप अपने मीडिया के हद तक आपको मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप अपने मीडिया को एक्सेस नहीं देना चाहते तो उसका तरीकाकार ये है कि अपनी गैलरी से आप कोई चीज़ शेयर करेंगे तो वो फिर गैलरी को तो ज़ाहिर बात है व्हाट्सएप तक एक्सेस होगी लेकिन व्हाट्सएप को गैलरी तक एक्सेस नहीं होगी। अच्छा, लेकिन अब उसमें से चीज़ ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट करके व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहे हैं तो वो भी व्हाट्सएप के थ्रू ही गई है। तो व्हाट्सएप पे जो आपने चीज़ किसी को भेजी है तो अल्टीमेटली व्हाट्सएप के सर्वर्स पे है, वो उसको मिसयूज करते हैं या नहीं करते ये एक अलग से बहस है, लेकिन वो चीज़ तो है। लेकिन ऑब्वियसली जिस ऐप ने को जिसने बनाया है तो उससे तो आप कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। ऑब्वियसली उसके पास इंटरनेट की डिवाइस के लगने के बाद वो चीज़ मेरे ख्याल में सेव हो गई है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने डिस्कस करनी थी, मैं एकदम से भूल गई। क्या करें, रोक लें एक मिनट। क्यों मैम? अच्छा, जिस तरह से मैं अगर बात करूं कि मैं मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी हूँ जिसका ताल्लुक जो है वो आम पब्लिक के साथ होता है, मीडिया से मेरा ताल्लुक है, तो मुझे ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि मेरा अकाउंट जो है वो उस जैसे 10 अकाउंट बने हुए हैं। आमना उस्मान के नाम से वो कोई नबीला चला रही है तो कोई आमो चला रही है, को पता नहीं कौन कौन चला रहा है। और बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे होते हैं जी हमने आपको वहाँ पे फॉलो किया हुआ, आप हमारी वहाँ फ्रेंड थी। तो मैं कहती हूँ मैं तो आपकी फ्रेंड नहीं थी। तो मतलब ये मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है कि मेरी ही पिक्चर्स लगी हुई होती हैं, मेरी तो जाहिर बात है पिक्चर्स पब्लिक होती हैं। तो ऐसी सूरत में मैं किस तरीके से इससे बच सकती हूँ? डर लगता है कि क्राइम हो जाए, मैं ना उसमें इन्वॉल्व हो जाए। पब्लिक फिगर्स जो है उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है और एक चैलेंज भी होता है कि अपना अकाउंट वेरीफाई करवाएं।
अच्छा। क्योंकि जब आप जो है अकाउंट वेरीफाई करवा के ब्लू टिक वगैरह लगवा लेते हैं तो फिर लोगों को ये पहचानने में आसानी होती है कि वो एक ऑफिशियल अकाउंट से बात कर रहे हैं या फिर कोई फेक अकाउंट से। और जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि लोग बहुत ज़्यादा बना लेते हैं, तो अब किसी को फेक अकाउंट बनाने से थोड़ी रोका जा सकता है। अगर कोई उधर से एक्टिविटी करता है या फेक अकाउंट बनाता है, उसके साइबर लॉ में 2016 में जो एक्ट पास किया था पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम बिल, उसके लिहाज से जो है 3 महीने से लेकर 15 साल तक कैद है। ठीक है, अगर आप किसी के आइडेंटिटी जो है वो इम्पर्सनेट करते हैं किसी को और फिर उसके कोई क्राइम करते हैं या फिर सिर्फ फेक अकाउंट भी बना लेते हैं, तो कोई सजा नहीं है सर। मैम देखिए, सजा मिलना या ना मिलना एक अलग इशू है। सजाएं हैं, उनका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सजाएं तो हैं, अब उसका हल जो है वो ये है कि एक तो आप फेक अकाउंट को बनने से रोक सकते, एक तो वेरीफाई करवाना चाहिए। वेरीफाई करवाने का जो सिलसिला है ना, एक तो ट्विटर का जब से इलॉन मस्क ने लिया है, वो जो एक तरीका था कि आप अपने वीलॉग्स या अपने लिखे हुए आर्टिकल्स या अपना यूट्यूब का अकाउंट और साथ अपने CNIC की या ड्राइविंग लाइसेंस की या पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करते थे, वो 14 दिन के अंदर रिव्यू करके, अगर आपके इतने फॉलोअर्स थे। देखिए, जब आपने एज अ पब्लिक फिगर या जर्नलिस्ट या एज अ मीडिया पर्सनैलिटी अपने आप को वेरीफाई करवाना है ना, तो जाहिर बात है कि जो कंपनी है सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं, उनको भी आपने ये चीज़ को जो है वो करवाना है, इस चीज़ का इदराक के हाँ मैं एक रिकॉग्नाइज्ड पर्सन हूँ। उसके लिए उनको कुछ मटेरियल चाहिए कि आपके नाम से पब्लिश कुछ ऐसे आर्टिकल हो जो कि मेन कोई अच्छी मेन स्ट्रीम वेबसाइट्स के ऊपर जिनकी अच्छी ट्रैफिक हो। ठीक है, उन्होंने तो मतलब इससे आपको मिल जाता है वो ब्लू टिक। हाँ जी, उसके लिए कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ब्लॉग्स लिखते हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी वेबसाइट्स पे जहाँ जिनकी ट्रैफिक अच्छी हो। ठीक है, तो वो फिर ब्लॉग लिखने के बाद अब ट्विटर की जो मैं थोड़ा समरी में बता देता हूँ। ट्विटर ये कहता है कि आपके जो है 3 से 4 आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं किसी नोटेबल वेबसाइट्स के ऊपर इन लास्ट 6 मंथ्स, तो करीबी 6 मंथ हैं, उनके अंदर आपके 3-4 ब्लॉग्स जो हैं या फिर आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, साथ वो करें। या फिर आपके किसी अच्छी मीडिया पर्सनालिटी या किसी आप कंपनी के CEO हैं या आप किसी ऐसा काम करते हैं जो कि लोग आपको जानते हैं या पार्टी पॉलिटिकल पार्टी आप चलाते हैं, तो आपका एक प्रोफाइल बना हुआ हो जिस लिंक पे, और वो वेबसाइट भी तगड़ी हो। ये नहीं है कि एक आप नई वेबसाइट खरीदते हैं और उसके ऊपर अपना डालें और आप कहें कि ये वेरीफाई कर रहे हैं। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि ये बताया जा रहा है कि अगर आप अपने ट्विटर के अकाउंट को या फेसबुक के अकाउंट को ब्लू टिक वाला करवाना चाहते हैं तो क्या तरीकाकार है कि आप ब्लॉग्स लिख के भी और मुख्तलिफ तरीकों से अपने अकाउंट को वेरीफाई करा सकते हैं। एक चीज़ बड़ी हमें प्रॉब्लम करती है ख़वातीन को, एक तो ख़वातीन को साइबर हरासमेंट का बड़ा सामना करना पड़ता है। क्या वजह है इसकी? जल्दी बिलीव कर लेती है। देखिए, सोसाइटी जो है, जो आमतौर पे सोसाइटी है वही साइबर स्पेस पे आई हुई है ना। अच्छा। इंटरनेट के यूजर तो वो ज़्यादातर वो है ना कि वो इनोसेंट डॉल और ये सारे लोग, मतलब वो लड़के जो है वो लड़कियां बने हुए हैं। देखें, वो तो एक इम्पर्सनेशन है। मैं जो आपका सवाल है ना साइबर हरासमेंट का, हरासमेंट देखें, आप देखें सिर्फ अच्छा, हरासमेंट सिर्फ मेरे ख्याल में वही नहीं है कि आप किसी को सेक्सुअली हरास करें। हरासमेंट ये भी आप किसी को मोटा बोलें, किसी को और मतलब उनकी फैमिली को बॉडी शेम करें। तो उसका देखें बेसिकली ये है कि हमारी सोसाइटी जो है ना वो विक्टिम ब्लेमिंग करती है। हाँ। कोई भी रियासत है या गवर्नमेंट है वो तब तक उसके खिलाफ इकदाम नहीं कर सकती जब तक उसके पास ऑफिशियल नंबर से एक बड़ी हाथ में ना हो। अब चीज़ ये है कि अगर किसी लड़की के साथ हरासमेंट होगी साइबर स्पेस पे, सोशल मीडिया पे, तो वो बेचारी सोचेगी कि अगर मैं FIA के पास जाऊंगी तो वो क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वालिदैन क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, क्योंकि उसमें वो बहुत सारे साइन भी करवाते हैं, इन्वॉल्व भी करते हैं हर बंदे को। लोग जो है वो ये सोचते हैं कि यार अगर मैंने ये मेन स्ट्रीम पे मैंने आके रिपोर्ट की तो लोग कहेंगे इसका खुद ही कुछ कसूर होगा, इसका कोई कसूर होगा तो ये इसी के साथ क्यों हुआ है। हालांकि आप किसी भी इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले खातून से पूछे तो उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में हरासमेंट का सामना होता है। तो सबसे पहले तो जो खवातीन को ये एजुकेट किया जाए कि आपने जो भी है उसको कम से कम रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक गवर्नमेंट को बड़े नंबर पे रिपोर्टिंग नहीं मसूल होगी वो फिर तब तक ना तो रिसोर्सेज बढ़ाएंगे, ना तो इसका कोई वो इदराक होगा, ना इसके खिलाफ सजाएं मिलेगी। दूसरी चीज़ ये कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपको एक फेक आउट से कोई बंदा हरासमेंट कर रहा है या ब्लैकमेल कर रहा है
तो अगर तो आपको पता है फिर तो वो जल्दी केस सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं है तो वो जो FIA है वो PTA को लिखेगा कि इसका डाटा हमें निकाल के दें। फिर वो PTA कितने देर में रिस्पॉन्ड करता है, बंदे भी नहीं इनके पास इतने, फिर लंबे चौड़े चक्कर है। जैसे आपने बात की कि जो है इनके पास मैन पावर की कमी, तो ये मसाइल हैं। लेकिन ख़वातीन को अपने एंड के ऊपर एजुकेट करना पड़ेगा अपने आप को कि किसी को अपना डाटा शेयर नहीं करना, पासवर्ड शेयर नहीं करना। बेशक आपका बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड है या आपका मंगेतर है, अपनी एक पर्सनल स्पेस को जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात की है इन्होंने। और ये मैं तमाम ख़वातीन को ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी मंगनी हो जाती है, शादी हो जाती है, तो हस्बैंड या मंगेतर आपका खुदा नहीं होता। और अपने पासवर्ड्स अपनी ज़ाती चीज़ें आप उनके साथ बिल्कुल भी शेयर ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये लाइफ में कभी भी आपके लिए नुकसान का बायस भी बन सकती है। और इस तरह के हेरेसमेंट्स का सामना मुझे भी करना पड़ता है। रोज़ाना की तादाद में बहुत सारे लोग मुझे गलत मैसेजेस भेजते हैं, गलत पिक्चर्स भेजते हैं और गलत लिंक्स भी भेजते हैं। लेकिन बहादुरी के साथ हम इनका मुकाबला करेंगे। सऊद को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, सऊद आपको कहाँ पे लोग आपके साथ बात कर सकते हैं? लोग अगर कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं इस वीडियो के नीचे वो कमेंट्स करके जो भी पूछना चाह रहे हैं, एक तो वो आपके थ्रू ये है कि हम इस पे और मज़ीद नंबर्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। आपको मेरी वेबसाइट इस वीडियो के नीचे जो भी हमें सऊद नंबर या कोई भी वेबसाइट या ईमेल का ID देंगे तो वो हम शेयर कर देंगे। और आसिफ, अगर आपके साथ लोग रब्ता करना चाहें तो आप हमें क्या शेयर कर रहे हैं? जी, मेरा YouTube पे चैनल है, उस पे मैंने यूनिवर्सिटी में जो कोर्स पढ़ाया था वो पढ़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। उस पे भी फॉलो कर सकते हैं कि वो क्या है। वो उसका नाम आसिफ शहजाद अगर आप लिखेंगे, कॉमसेट्स लिख दें या साथ प्रोग्रामिंग लिख दें तो वो आपके सामने आ जाएगा। ज़बरदस्त हो गया। और मुझे यकीन है कि आप इस व्लॉग को बड़ा पसंद करेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।